हेलो एवरीवन। आज हम लोग विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 7 है उसके लास्ट क्वेश्चंस की बात करने हैं, जहां पे हम बात करेंगे 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चनों को। अभी तक हम लोगों ने 90 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो 91 क्वेश्चन है उसमें एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वायदा व्युत्पन्न वित्तीय अनुबंध होते हैं जो पक्षकारों को किसी भी परिसंपत्ति को एक पूर्व निर्धारित भविष्य की तिथि और मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ऑप्शन जो होता है वो वित्तीय व्युत्पन्न है जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों को एक असहमत मूल्य और दर पर खरीदने या बेचने का अधिकार तो देता है, किंतु उसे बाध्यकारी नहीं बनाते हैं। हमें यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जो फ्यूचर ऑप्शन जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर वाले में बाध्यकारी होता है और जो ऑप्शन वाले होते हैं उसमें क्या होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कि भारत में पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा राइट इशू पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, राइट इशू शब्द पद का कौन सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को उनकी मौजूदा शेयर धारिता के अनुपात में शेयर जारी करना। दूसरा है कि यह एक कंपनी द्वारा संस्थागत निवेशकों को निजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए किया गया प्रस्ताव। तीसरा है कि किसी भी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन। और चौथा है कि कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को निःशुल्क जारी किए जाने वाले शेयर। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन राइट टू इशू पद को हमारा सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो राइट टू इशू शब्द का वर्णन करता है कि मौजूदा जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं उनकी मौजूद शेयर धारिता होती है उसके अनुपात में शेयर जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे है कि जो एक्सचेंज ट्रेडिंग करेंसी डेरिवेटिव होता है उसको निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो जो डेरिवेटिव होता है इसको जो है सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसमें आरबीआई का भी कुछ रोल होता है। इस हिसाब से इसके ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका कि सेबी और आरबीआई दोनों मिलकर के इसका क्या करते हैं, विनियमन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय चैंपियन सेवा क्षेत्र की पहचान के लिए उत्तरदायी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि चैंपियन सेवा क्षेत्र। ठीक है, चैंपियन सेवा क्षेत्र के बारे में इसमें बोला है। तो अभी तक जो कुल है कुल क्षेत्रक है इसमें 12 क्षेत्रों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है ना, चैंपियन सेवा क्षेत्रक में। ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण कौन करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इन 12 में से कौन कौन कुछ शामिल है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं शामिल है। दूसरा इसमें शामिल है कि पर्यटन एवं जो अतिरिक्त सेवाएं होती हैं वो शामिल है। और तीसरा इसमें शिक्षा के चिकित्सा संबंधित मूल्य शामिल है। और चौथा परिवहन और लॉजिस्टिक सेवा है। पांचवा इसका लेखांकन एवं वित्त सेवाएं हैं। और छठवां इसमें दृश्य एवं श्रव्य सेवाएं हैं। विधिक सेवाएं हैं, संचार सेवाएं हैं और निर्माण संबंधित जो इंजीनियरिंग है वो शामिल है। पर्यावरण सेवा शामिल है, वित्त सेवा शामिल है और शैक्षणिक सेवा शामिल है। तो कुल मिला के 12 है। ठीक है, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए मैंने बोल दिया है। अगर आपको जरूरत पड़े तो इसको आप लिख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मसाला बॉन्ड के ऊपर है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मसाला बॉन्ड ऐसे ऋण के साधन होते हैं जिन्हें भारतीय पूंजी बाजार के साथ साथ विदेशी पूंजी बाजार में भी जारी किया जा सकता है। दूसरा है कि मसाला बॉन्ड जो होता है मुद्रा जोखिम निवेशक पर नहीं बल्कि जारीकर्ता पर होता है। तो जो जोखिम होता है वो निवेशक पर नहीं बल्कि जारीकर्ता पर होता है, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसके क्या है, क्या क्या ऑप्शन है ये देख लेते हैं। इसमें बोला है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ये सही नहीं पूछा है, जबकि दोनों इसमें क्या कहें सही है। तो इसमें दोनों सॉरी सही नहीं है, है ना, दोनों सही नहीं है ना, दोनों सही नहीं है। पहला क्यों नहीं सही है, क्योंकि इसमें बोला है कि भारतीय पूंजी बाजार, तो भारतीय पूंजी बाजार में नहीं बल्कि विदेशी पूंजी बाजार, जब विदेशों में हम अपनी जो रुपए में बॉन्ड जारी करके धन एकत्रित करते हैं तो वो कहलाता है मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, भारतीय पूंजी में निवेश नहीं। दूसरा है कि जो जोखिम होता है वो निवेशक पर नहीं होता है, जारीकर्ता पर होता है। ये गलत होता है क्योंकि जोखिम निवेशक पर ही होता है। ठीक है ना, जारीकर्ता पर कोई जोखिम नहीं होता है। ठीक है, निवेशक पर जोखिम होता है, जारीकर्ता पर जोखिम नहीं होता। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, दोनों सही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ट्रेजरी बिल के बारे में। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में हमें इन्हीं के कथनों पर विचार करना है। पहला है कि वो पूंजी
कि दीर्घकालिक उपकरण होते हैं, ये पूंजी बाजार के दीर्घकालिक उपकरण होते हैं। टी बिल को सरकार की परिसंपत्ति माना जाता है। ट्रेजरी बिल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफआई की अनुमति होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कितनी सही कथन है हमें ये बताना है। ठीक है, तो जो इसमें बोला गया है कि जो पूंजी बाजार होते हैं दीर्घकालिक होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये यहाँ पे दीर्घकालिक नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, अल्पकालिक होता है। फिर टी बिल सरकार की परिसंपत्ति होती है, तो परिसंपत्ति इसकी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, देयता होती है। ठीक है, परिसंपत्ति इसकी नहीं होती, देयता होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ट्रेजरी बिल जो है पोर्टफोलियो निवेश की अनुमति देते हैं, तो बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल में जो है एफपीआई की अनुमति दी गई है, तो सही है। इसमें केवल और केवल एक आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियंत्रिकी खरीद और निर्माण में जो हमारा ईपीसी मॉडल है, ठीक है ना, उसके संदर्भ में यहाँ पे विचार करना है। ठीक, पहला ऑप्शन है कि इस मॉडल में लागत की पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। दूसरा, किसी किसी निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है तथा अभियंत्रिकी विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु ही सीमित होती है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है, सही कथन बताना है। ठीक है, तो ईपीसी जो मॉडल होता है, ये एक ठेकेदारी मॉडल होता है, जिसमें सरकार जो है पैसा देती है ना, सरकार पैसा देती है, और जो अपना ठेकेदार होता है उसको काम करके देता है। ठीक है, ये पूरी तरह से सरकार में वहन करता है, एकदम सही बात है। और जो निजी क्षेत्र होता है उसमें बस एक मतलब एक अच्छी इंजीनियरिंग मतलब देता है, अच्छी इंजीनियरिंग देता है, विशेषज्ञता देता है। ठीक है, इस हिसाब से इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में हमें बताना है कि जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र जो होते हैं, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र जो होते हैं, वो निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय उपकरण है, हमें ये बताना है। ठीक है ना, किसके वित्तीय उपकरण, बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें तो जो जमा प्रपत्र हो गए ये और वाणिज्यिक प्रपत्र हो गए, ये दोनों ही किसके हैं, मुद्रा बाजार के। ठीक है, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो चाहे कुछ भी हो। अब पूंजी बाजार में क्या क्या आ जाते हैं, तो बॉन्ड वगैरह आते हैं। ठीक है, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर आ गया, ये सॉरी पूंजी बाजार में। ठीक है, पूंजी बाजार में क्या आ जाता है, बॉन्ड आता है, डिवेंचर आता है ना, बॉन्ड डिवेंचर शेयर, ये सब कुछ हो जाएगा, किस में जाएंगे, आपके पूंजी बाजार में जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है कि यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत एक भाग के रूप में की गई है। दूसरा है कि वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी नोडल एजेंसी है। कौन सा कथन सही है यहाँ भी हमें बताना है। ठीक है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ठीक, तो इसका जो गैर लाभकारी कंपनी है, एकदम सही बात है, लेकिन इसका जो वाणिज्यिक मंत्रालय है ये गलत है, क्योंकि इसका एक अलग से ही मंत्रालय है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा केवल और केवल एक सही हो जाएगा, क्योंकि कौशल विकास मंत्रालय ही अलग है जिसके तहत ही आता है। ठीक है, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ जाता है कि भारत में दूरसंचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 5G नेटवर्क की शुरुआत भारत के केवल कुछ हिस्सों कुछ ही राज्यों तक में की गई है, में ही की गई है। ठीक है, फिर दूसरा है कि दूर संचार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष विदेशी निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, जहाँ पे हमें सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बताएं कि केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में 5G नेटवर्क की सुविधा दे दी गई है, और यहाँ पे विदेशी निवेश पूर्णतः प्रतिबंधित, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई इसमें बोला गया है प्रतिबंधित है, तो ये भी प्रतिबंधित नहीं। ठीक है, इस हिसाब से हमारे दोनों के दोनों सही इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी जो इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज हो जाती है खत्म हो जाती है। इस टेस्ट का जो कोड था 6316 था, और टेस्ट नंबर जो था 7 था। ठीक है, तो ये हमारा कुल 10 पार्टों में हम लोग डेली 10 क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है ना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर किसी को आप जो आपकी तैयारी में जानते हैं कि कोई तैयारी कर रहा है तो उसे शेयर कर दीजिएगा, जो कि खास तौर पर जो घर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अभी तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि इस टेस्ट सीरीज में और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि अगली हम किस चीज़ की टेस्ट सीरीज शुरू करें। ठीक है, तो अब तक वीडियो देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।